हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 180। देखिए यूट्यूब चैनल पे आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी टेस्ट सीरीज की, जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए। एक है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, दूसरी है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज और तीसरी है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज। इन सभी टेस्ट सीरीज को आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। एग्जाम से पहले इनका अवलोकन फटाफट आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है। ठीक है। इसके अलावा देखिए री एग्जाम जो आपका होना है 17 मई को यूके ट्रिपल एस ग्रेजुएट लेवल का, इसके लिए 10 री एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज का जो एक कोर्स है एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। उसमें 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिए गए स्पेशली री एग्जाम के लिए। बाकी अन्य उत्तराखंड की सभी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए एक कोर्स आपको मिलेगा 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला। उसको तो आप अवश्य एनरोल कीजिएगा, भविष्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर एग्जाम डोज आजकल चल रहा है उसको भी फॉलो कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर एग्जाम डोज में आपको पहले करा चुका हूँ, नेशनल इंटरनेशनल वाला, उसको आप अच्छे से देख लेना। आज देखेंगे हिंदी का टेस्ट नंबर 180। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है। तो देखिए हिंदी का जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है, इसके विकास क्रम को बताना है आपने। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ। हिंदी भाषा का विकास क्रम जो है, सबसे पहले हिंदी का जो आदि जननी है, एक क्वेश्चन बनता है, हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन सी भाषा है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ है भाई वो आपका किससे हुआ है, संस्कृत से। ठीक है, तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बाद हमारी आती है पाली। ठीक है, पाली के बाद हम देखते हैं किस भाषा का विकास होता है, प्राकृत। प्राकृत के बाद हमारे किस भाषा का विकास होता है, आपका अपभ्रंश। और अपभ्रंश से ही हमारी बनती है क्या, हिंदी। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो गया सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी जो है, हिंदी में हमारे किस लिपि का प्रयोग होता है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। देवनागरी लिपि का पहला साक्ष्य मिलता है हमको सौराष्ट्र यानी कि वर्तमान गुजरात का एक शासक था जयभट्ट, 11वीं शताब्दी में जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले इस देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखें अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन बना है पूर्व में। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कथन 1 है, देखिए हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। और दूसरा कथन है, देखिए जिनमें 3 मूल दीर्घ स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो बताना आपने क्या ये कथन सही है, कैसे है। तो पहला कथन है, देखिए हिंदी में जो वर्णमाला है उसमें दीर्घ स्वर जो है उनकी संख्या 7 होती है। पहला कथन तो इसमें बिल्कुल सही है। 7 कौन कौन से होते हैं, आ होता है, देखिए बड़ी ई होती है, ओ होता है, इसके अलावा आपका ए होता है, आई होता है, ओ होता है और औ होता है। ये हिंदी वर्णमाला में 7 आपके दीर्घ स्वर हैं, जिनमें से 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं। 3 मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आपके आ होता है, बड़ी ई होती है और ओ होता है। ठीक है, बड़ा ओ, ये मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। 4 जो संयुक्त स्वर होते हैं ये आपके ए, आई, ओ, औ होते हैं और कुल मिला के इनकी संख्या 7 हो जाती है। ठीक है, अब कभी हिंदी में क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी में जो मूल स्वर है वो कितने हैं। मूल स्वर, यहाँ पे दीर्घ स्वरों की बात नहीं हो रही है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर आपके 4 हैं, अ, छोटी छोटी ई, ठीक है, और छोटा ऊ और री। ये हिंदी के मूल स्वर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग देखिए शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और ऐसे प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उपसर्ग का प्रयोग वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन डी, कुढंग। कुढंग में आपका कु उपसर्ग लगा है, कु धन ढंग। ठीक है, कुढंग। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे गढ़वाली लेखन के लिए पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो कौन था इनमें से जिन्हें गढ़वाली लेखन के लिए पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी। इनको सन 2010 में पहली बार गढ़वाली लेखन के लिए अवार्ड दिया गया था। इससे पूर्व देखिए लीलाधर जगूड़ी जी की मैं बात करूं तो लीलाधर जगूड़ी जी को आपका सन 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। मंगलेश डबराल जी की मैं बात करूं तो मंगलेश डबराल जी को 1997 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, किस रचना के लिए। तो नहीं माफ कीजिएगा, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी को अवार्ड मिला था 2010 में। ठीक है, पहली बार गढ़वाली के लेखन के लिए। अगर बात करें लीलाधर जगूड़ी जी की तो इनको अवार्ड मिला था लीलाधर जगूड़ी जी को सन 1997 में। ठीक है, रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। अगर मंगलेश डबराल जी की मैं बात करूं तो इनको मिला था सन 2000 में। और सन 2000 में इनको जो अवार्ड मिला ये मिला था किस रचना के लिए, हम जो देखते हैं। रस्किन बॉन्ड को भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में
और रचना थी इनकी ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है, 1992। और मथुरा प्रसाद जो हमारे मथुरा प्रसाद मटपाल जी हैं, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, इनको भी सन 2015 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, मथुरा प्रसाद मटपाल जी को कुमाऊनी लेखन के लिए इनको अवार्ड मिला 2015 में। तो इन सभी व्यक्तियों को मिला है, लेकिन गढ़वाली लेखन के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ही हो जाएगा सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी। चलिए, निम्न कुमाऊनी शब्दों में सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुमाऊनी शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका हिंदी अर्थ दिया गया है। खुट का मतलब सिर्फ पहला ही इसमें गलत है। लटूला का मतलब बाल होता है, सही है। घाम का मतलब धूप होता है। सौरास का मतलब ससुराल होता है। खुट का मतलब जो होता है कुमाऊनी में ये होता है पैर, ठीक है, खुट का मतलब पैर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी में आण शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो कुमाऊनी में अगर आप देखेंगे तो आण शब्द का मतलब होता है कहावत, लोकोक्ति जो होती है ना, मुहावरा या कहावत जो होती है, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आण शब्द का। अगर देखिए, निम्न में से कौन सा पत्रकारिता का एक पारंपरिक माध्यम नहीं है? अगर देखिए, हिंदी में पत्रकारिता एवं जनसंचार जो आपका सिलेबस में टॉपिक है, उसमें अगर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको पत्रकारिता में पढ़ाया था। पत्रकारिता का जो पारंपरिक माध्यम है, पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत होती है आपकी प्रिंट मीडिया से, ठीक है। जो प्रिंट मीडिया के जितने भी माध्यम है वो पारंपरिक माध्यम में आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जिसमें आपका टीवी हो गई, सिनेमा हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही पार्ट है, लेकिन सोशल मीडिया वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अखबार जो है पारंपरिक माध्यम है, पत्रिकाएं जो है, मैगजीन भी पारंपरिक माध्यम है, पॉम्पलेट भी पारंपरिक माध्यम है, ईमेल जो है आपका ये इंटरनेट के थ्रू पत्रकारिता का माध्यम है, या इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। तो इसको वर्तमान स्वरूप में हम रखेंगे, ठीक है। ये पत्रकारिता का आधुनिक माध्यम है, ना कि पारंपरिक। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें। अगर देखिए, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो कारक आपको कई बार पढ़ाए गए हैं, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें देखिए आपका मेरी गोद में, ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अगला देखिए, निम्न तद्भव तत्सम में सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके देखिए तद्भव शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके तत्सम दिए गए हैं। तो बताना है तद्भव तत्सम के जोड़े में कौन सा इनमें गलत है। परख परीक्षा, ठीक है, नेह का स्नेह, और इसके बाद देख रहे हैं प्यास का पिपासा और पारा का पौन। तो बताना है आपने इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, परख का परीक्षा होता है, नेह का आपका स्नेह होता है तत्सम, प्यास का तत्सम पिपासा होता है, ठीक है। पारा का जो तत्सम होता है पौन गलत दिया है। पौन जो होता है ना, ये आपका पत्ता, पत्ता जो होता है, पत्र जो होता है उसका, पत्ता जो पत्ता होता है, पेड़ का पत्ता होता है ना, उसका ये तत्सम है पौन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारे का अगर मैं बात करूं तत्सम क्या होता है, तो पारे का तत्सम होता है पारद, पारे का तत्सम होता है पारद। चलिए, अगला देखिए, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संख्या गमन, इसमें संधि विच्छेद बताना है आपने। तो संख्या गमन को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये आपका इसमें सबसे पहले तो देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, सखी धन आगमन संख्या गमन, ठीक है, सखी धन आगमन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन, ये इसमें बिल्कुल सही है, सखी धन आगमन संख्या गमन, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सी संधि का प्रयोग होता है? इसमें यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, यण संधि है इसमें, ठीक है। यहाँ पर सखी, सखी बड़ी ई धन आ हो रहा है, देखिए ई धन आ का क्या हो जा रहा है हमारा, या हो जा रहा है, य हो जा रहा है ना। तो ई धन आ, य वाला जो हमारा ये पहचान होती है, किसकी है विशेषता? यण संधि की, ठीक है। अगर देखिए, वे तुम सम, तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार का रूप है? तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक शब्द आपको दिखेगा, वे तुम सम, ठीक है, तुम उन सम। देखिए आपका वाचक शब्द जो होते हैं, वाचक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वाचक शब्द है जो कि आपका सा, सी, से, सम, सरिस, ऐसे जब भी वाचक शब्द आपको दिखेंगे ना, वहां पर आपको ध्यान रखना है हमेशा क्या मिलेगा आपको, कौन सा अलंकार मिलेगा? उपमा अलंकार, ठीक है। तो ये वाचक शब्दों का प्रयोग होता है काव्य पंक्तियों में, तो ये ध्यान रखें, सा, सी, से, सम, सरिस जहां पे होगा वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मंगाने हेतु किसे पत्र लिखा जाता है? अगर आपको देखिए पुस्तकें मंगानी है तो पत्र जब आप लिखेंगे पुस्तक मंगाने के लिए, वर्तमान समय तो फोन द्वारा, मेल द्वारा ये काम हो जाता है। पूर्व में जब ये चीजें नहीं थी तो पत्र मंगाने के लिए हमेशा प्रकाशक को पत्र लिखा जाता था, ठीक है। जो भी आपका प्रकाशक होता था उसको पत्र लिखा जाता था कि इतने हमको
पुस्तकें वगैरह चाहिए तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न विलोम शब्दों में सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा विलोम युग्म इसमें गलत सुमेलित हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो ध्यान से अगर देखते हैं, देखिए चोर का जो हमारा विलोम होता है साह, ठीक है, चोर का साह बिल्कुल सही है। साह का मतलब साधु होता है, तो चोर मतलब दुष्ट, साधु मतलब सज्जन आदमी। च्युत का विलोम यहाँ पर संयुक्त होता है, च्युत मतलब अलग हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, ये भी सही है। छूत का विलोम जो हो जाएगा यहाँ पे आपत, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। गत का विलोम यहाँ पे प्रत्यागत होता है, ठीक है, गत मतलब गया हुआ, प्रत्यागत मतलब लौटा हुआ। छूत का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अछूत हो जाएगा, छूत का विलोम अछूत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुमाऊनी कहावत नौ नटू एक बटू का सही अर्थ क्या है। तो कुमाऊनी में एक कहावत है नौ नटू एक बटू, ठीक है, तो इसका जो अर्थ निकलता है वो आपका हो जाता है कोई भी समाधान न होना। ठीक है, जहां पर देखिए कहते हैं ना, तो जहां पर ज्यादा बिल्लियां होंगी तो वहां पर चूहा नहीं मरता, तो ऐसे नौ नटू होंगे एक साथ तो एक बटू, मतलब एक कोई भी समाधान, कोई समस्या होगी तो बहुत ज्यादा लोग होंगे तो उसका समाधान नहीं निकलेगा, तो कोई भी समाधान ना होना समस्या का, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, अंधों में काना राजा का मैंने लोकोक्ति आपको बताई थी, बाज गौक प्रधान, ठीक है, बाज गौक प्रधान यानी कि बंजर गांव का प्रधान, इसका अर्थ होता है अंधों में काना राजा। रूपक रहस्य और गोरखवाणी किस कवि की रचना है। तो रूपक रहस्य और गोरखवाणी जो रचनाएं हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखी है किसने, पीताम्बर दत्त भगतवाल जी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीताम्बर दत्त भगतवाल। ठीक है, ये अंबर के नाम से भी कविताएं लिखते थे बचपन में, ये मैंने आपको कराया। अगर आपको हिंदी साहित्यकार की पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप चाहेंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में, वहां पर आपको सामान्य हिंदी कवि परिचय वाली ई बुक फ्री में दी गई है। इसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी पीडीएफ भी फ्री दी गई है। इसके अलावा 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट पैटर्न पर पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी फ्री दी गए। तो एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल भी है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। पीताम्बर दत्त भगतवाल जी जाने जाते हैं, देखिए इनको हिंदी में पहले व्यक्ति थे जिनको हिंदी में डी लिट की उपाधि मिली। ठीक है, हिंदी में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति थे पीताम्बर दत्त भगतवाल। हालांकि थीसिस जो इन्होंने लिखी थी, थीसिस इन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन हिंदी विषय पर लिखी थी इन्होंने, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। और द निर्गुण स्कूल ऑफ पोइट्री इनका सब्जेक्ट था या टाइटल था, ध्यान रखेंगे। पीताम्बर दत्त भगतवाल के नाम पर ही हमारी जो हिंदी अकादमी है उत्तराखंड में, इसका नाम रखा गया है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर भूत पिशाच या बुरी आत्माओं के लिए एक शब्द क्या होता है। तो राज्य का जो पहाड़ी एरिया है वहां पर भूत पिशाच या बुरी आत्माओं के लिए मसान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा मीम्स बनते हैं, मीम्स में बोला जाता है ना, आप दिल्ली रहो, बंबई रहो, कहीं भी रहो, लेकिन मसान पूजने तो गांव ही आना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह सुपर नेचुरल पावर्स का देखने को मिलता है हमको इम्पैक्ट, और ऐसे जो बुरी आत्माएं या पिशाच भूत वगैरह होते हैं मसान कहा जाता है। आंचरी जो होते हैं ये परियों को कहा जाता है उत्तराखंड की धरती में। ठीक है, जो परियां होती हैं फेरी, उनको आंचरी कहा जाता है। डंगरी जो होता है उत्तराखंड में जो जागर लगाता है जिसपे देवता अवतरित होता है, ठीक है, देवता अवतरित करवाने वाला व्यक्ति या जागर लगाने, उसको डंगरी कहा जाता है। या किसी मंदिर विशेष का जो पुजारी होता है और उस पर देवता अवतरित होता है। ठीक है, और गुरु तो आपका गुरु ही हो गया। सलिल और मेघ पुष्प निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, बताइए। तो देखिए पर्यायवाची में जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची है ना, केवल उन्हीं को आपने देखना है, नहीं तो पर्यायवाची वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, उतना आप याद नहीं कर पाएंगे। अमूमन देखिए पर्यायवाची में पूछा जाता है जैसे आकाश का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची, ठीक है, ऐसे आपका सरस्वती का आ जाता है। सलिल और मेघ पुष्प की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पर्यायवाची हैं जल के, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जल के पर्यायवाची हैं। जल के अन्य पर्यायवाचियों की मैं बात करूं तो जल का अन्य पर्यायवाची क्या होता है, पानी, पानी के अलावा नीर, नीर भी जल का ही पर्यायवाची है। ठीक है, वारी, इसके अलावा तोय, अम्बु, अम्बु भी जल का पर्यायवाची है, ठीक है, अम्बु, ध्यान रखना है। तो ये अन्य पर्यायवाची हैं जल के। चलिए आगे बढ़ेंगे। चीर, चीर के सही अर्थ का विकल्प का चयन करना है आपने, ठीक है, तो चीर और चीर ये आपका सही बताना है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो बोलते हैं ना चिरकाल, ठीक है, चीर और चीर, चीर होना चाहिए, वैसे ये थोड़ा यहाँ पे मेरे को लग रहा है मिस प्रिंटिंग है।
पहले वाले में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, चीर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि चीर, चिर और चीर, ठीक है। तो चीर का मतलब होता है बहुत ओल्ड, पुराना। चीर का मतलब होता है पुराने समय का, बहुत समय का, ठीक है। चिरकाल कहते हैं, जैसे चिरकाल से परंपरा चली आ रही है। तो चीर का मतलब होता है आपका पुराना, और चीर का मतलब होता है वस्त्र। जैसे बोलते हैं ना, द्रौपदी का क्या हुआ था, चीर हरण, चीर हरण किया गया था ना। चीर मतलब वस्त्र, तो वस्त्रों का हरण हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चीर, चीर का मतलब होता है पुराना और वस्त्र। अगला देखिए, आलोक पर्व और विचार प्रवाह निम्न में से किस कवि की रचना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आलोक पर्व और विचार प्रवाह अगर देखें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आलोक पर्व के लिए देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकादमी, ठीक है। आलोक पर्व के लिए कब मिला था, 1973 में। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखिए, सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने वाले कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो कार्यालयी पत्र है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पत्र होते हैं, जैसे कि परिपत्र हो गया, परिपत्र के अलावा अधिसूचना है, ठीक है, अर्धसत्रिकारी पत्र जो है, ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्या इनकी परिभाषा होती है। सरकारी जो पत्र होते हैं ना, उनमें हमेशा औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉर्मल इसमें लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है इसमें। और कुछ विशेषताओं की मैं बात करूँ तो इसमें निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, मानक शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। और सरकारी पत्र जो होते हैं बिल्कुल स्पष्टता होती है इसमें, ठीक है, घुमा फिरा के बातों को नहीं लिखा जाता है, सटीकता होती है, तटस्थता होती है इसमें, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए पत्र, किसी का मतलब फेवर करते हुए नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्तिगत भावनाएं भी नहीं होनी चाहिए, कोई काव्यात्मकता भी नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा सरकारी पत्रों का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, मर्यादा होनी चाहिए इन पत्रों में। संबोधन और शब्दावली पूरी तरह से शिष्टाचार और पद के गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसी के अनुरूप होनी चाहिए, समान ओहदे वाले अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो विशेषताएं होती है सरकारी पत्रों यानी कि कार्यालयी पत्रों की होती है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए, तो ये था सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 180। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हालांकि उतने कठिन नहीं थे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। एग्जाम में हमेशा कठिन प्रश्न ही नहीं आते, कई बार कठिन को याद करने के चक्कर में इजी प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, इसलिए मिक्स में आपको टेस्ट सीरीज देते ही रहता हूँ। कभी आपको कठिन सेशन मिलता है तो कभी आपको इजी सेशन मिलता है, ठीक है। यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, कुछ भी आपको लगता है गलती है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद, जय देवभूमि।